नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों, आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम अपने जो दर्शक हैं उन सबको बता दें कि आप और हम सबके प्रिय जो कि राजनीतिक मामलों के जानकार हैं वीरेंद्र राठी, आज उनका 57वां जन्मदिन है। उन्होंने 57 साल अपने जो है पूरे कर लिए हैं। हम अपनी पूरी टीम की तरफ से और सभी दर्शकों की तरफ से राठी साहब, सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। दोस्तों, आज सबसे बड़ा मुद्दा है महाराष्ट्र का और झारखंड का, क्योंकि आज चुनाव के नतीजों की घोषणा हो गई है। महाराष्ट्र की बात करें, वहां पर एनडीए की सरकार बन रही है। दूसरी तरफ बात करें झारखंड की, तो वहां पर इंडिया अलायंस जीत रहा है, यानी कि वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो कांग्रेस का जो गठबंधन है वहां पर उनकी सरकार बन रही है। इसके अलावा भी कई नतीजे सामने आए हैं। जो चुनाव हुए हैं वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी खासी जीत हासिल की है। इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए राठी साहब हमारे साथ मौजूद है। राठी साहब, आपका स्वागत है। आपका धन्यवाद। राठी साहब, चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, क्या आपको उम्मीद थी कि इतना बड़ा मैंडेट जो हमारा महाराष्ट्र में एनडीए को मिलेगा, झारखंड में इंडिया को मिलेगा? देखिए, उम्मीद तो महाराष्ट्र की जरूर थी और झारखंड में इंडिया गठबंधन की भी थी कि हर बार जो है वो पॉलिटिकल लोगों के जो सर्वे होते हैं हर बार वो फेल नहीं होते। अब की बार जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव चंद महीने पहले देश के अंदर हुआ था, तो महाराष्ट्र की स्थिति थोड़ी सी अलग थी। जो लोकसभा के परिणाम आए थे उसमें पार्टियों के धड़े बने, जैसे शिवसेना दो धड़ों के अंदर गई, एक कांग्रेस के साथ रह गया, एक बीजेपी के साथ चला गया। उसी प्रकार से शरद पवार जी की पार्टी भी दो भागों में बटी, उनके निशान भी दूसरी तरफ गए। लेकिन जिस प्रकार की कैंपेन अब की बार चली, उस कैंपेन में लोकसभा चुनाव के विपरीत परिणाम आया है। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के अंदर जितनी सीटें एनडीए के विरोधी इंडिया गठबंधन ने जीती थी, उस प्रकार की जीत इंडिया गठबंधन वहां हासिल करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और अब तो ज्यादातर परिणाम जो है वो डिक्लेयर हो गए हैं। करीब करीब 225 के आसपास सीटें बीजेपी भारतीय एनडीए जनता पार्टी गठबंधन की वहां पे दिखाई दे रही हैं और इंडिया गठबंधन काफी पीछे नजर आ रहा है। तो इससे एक तो चीज आप मान करके चलो कि जिस प्रकार से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की जहां तक बात है, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वहां भारतीय जनता पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन रही है, तो मेरा ये भी मानना है कि मुख्यमंत्री का पद जो होगा, जो चेहरा होगा, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से होने वाला है। अगर कोई ज्यादा ही किंतु परंतु हो जाए तो हो सकता है एकनाथ शिंदे या अजीत पवार के गुट में से किसी को आगे करें, लेकिन भाजपा अपने पार्टी के प्रत्याशी जो जीत करके आएंगे उनमें से सीएम चेहरा को इनको देगी। डॉक्टर साहब, अगर हम 2019 का चुनाव हम देखते हैं तो वहां पर भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन सीएम बीजेपी का नहीं बना। तो क्या वही हालात होंगे इस बार भी? और आज अमित शाह ने अजीत पवार से तकरीबन 25 मिनट बातचीत की है, ये क्या संकेत है? देखो, पिछली बार जो चुनाव था, बगैर भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो थी, एक बार उन्होंने सरकार बना भी ली थी और शरद पवार जी की पार्टी के गुट से समर्थन उन्होंने अजीत पवार जी का ले लिया था। लेकिन जब तक डिफेक्शन किसी पार्टी का नहीं हुआ था, पार्टियां टूट करके बाद में जिस प्रकार से शिवसेना टूट करके उधर गई और जिस प्रकार से अजीत पवार अपने साथ एक गुट को लेकर के गए, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का बहुमत बना, यानी कि इंडिया गठबंधन का बहुमत हो गया। तो भाजपा ने वहां रिस्क लेना उचित नहीं माना, तो उन्होंने कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे, जो ज्यादा विधायकों को, शिवसेना के विधायकों को तोड़ करके लेके आए थे, उन्हीं को मुख्यमंत्री बना दिया और उससे वो जो बचा हुआ कार्यकाल था सुचारू रूप से वो सरकार चली। लेकिन अब की बार परिस्थिति उलट है। कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे का जो गुट है या जो पार्टी उन्होंने बनाई है या अजीत पवार की जो पार्टी है, उससे कहीं न कहीं डबल फिगर की सीटें जो है वो अकेले भाजपा के पास है। तो भाजपा का पलड़ा अब की बार मैं मानता हूँ महाराष्ट्र के अंदर भारी है और भाजपा से ही सीएम उम्मीदवार हो सकता है। जिस प्रकार से आप बता रहे हो कि अजीत पवार जी से बात हुई है या एकनाथ शिंदे से बात हुई है, तो अगर भाजपा ये माने कि दोनों का विश्वास फिर से कायम रखना है, तो हो सकता है इनमें से किसी को भी मौका दे भी दे। एक राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये चल रही है कि जैसे बिहार के अंदर हर बार नीतीश कुमार सीएम बनते हैं, चाहे सीटें उनकी कमाइयां ज्यादा है, तो वही हाल इस बार शिंदे के साथ हो सकता है कि सीटें चाहे कम हो लेकिन सीएम वही बनेंगे, देखो, ये तो नीतीश कुमार भारतीय बनेंगे। जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है। वो जिस प्रकार से अपनी रणनीति बनाएंगे, उनकी रणनीति का आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते।
एक कयास ये लगा सकते हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इतने फिगर पे आई हुई है, मात्र बहुमत के लिए शायद 20-25 सीटें ही कम होंगी अकेले भाजपा की। 145 सीटें और चाहिए। उसमें से अगर एक पार्टी भी उनको समर्थन दे देगी, चाहे वो शिंदे गुट दे दो, चाहे वो अजीत पवार वाला दे दो, तो उसमें भी काम चल जाएगा। लेकिन लंबी राजनीति अगर आपने चलनी है, अगर तय करनी है, तो दोनों के विश्वास को अगर बरकरार रखना है, तो कहीं ना कहीं तालमेल ऐसा हो भी सकता है कि दोबारा एक नाथ शिंदे को ही बना दें। डॉक्टर साहब, अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो वहां पर अनुमान तो ये था कि बीजेपी जबरदस्त फाइट करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहां पर इंडिया अलायंस ने जबरदस्त जीत हासिल की है। तो वहां पर बयान भी सामने आया है, सोरेन का बयान सामने आया कि उनकी पत्नी वन वन मैन आर्मी है। जी, देखो वहाँ अक्षेत्रीय पार्टी है, अक्षेत्रीय पार्टी के साथ अलायंस में कांग्रेस पार्टी है, और उस पर अक्षेत्रीय पार्टियों का प्रदेश के अंदर अपना वर्चस्व होता है, उनका नेतृत्व भी फिक्स होता है, उनका नेता भी तय होता है। अगर वो नेता कहीं न कहीं स्वास्थ्य कारणों से स्वास्थ्य ठीक नहीं है या किसी मामले में अंदर बाहर का मामला कोई है, तो सीधी सी बात है, जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बड़ी वो है और बहुमत उनके पास है, दूसरी सहयोगी पार्टी की सीटें कम है, तो निश्चित रूप से वही नेता तय करके भेजेंगे। और क्षेत्रीय पार्टियों के अंदर ज्यादातर तो यही होता है कि परिवार से ही नेता दिया जाता है, वही मुख्यमंत्री का जो नाम देंगे उसके ऊपर मोहर लग जाएगी। डॉक्टर साहब, एक चर्चा ये भी चल रही है कि जैसे हरियाणा में ये कहा जाता था कि जाटों के बगैर सरकार नहीं बन सकती, और महाराष्ट्र में मराठों के बगैर सरकार नहीं बन सकती। तो क्या इस बार जनता ने इन दोनों टैगलाइन को हटा दिया है? ये चीजें तो देखो हरियाणा में भी और महाराष्ट्र की बहुत बड़ी बात आपने रखी है। देखो महाराष्ट्र के अंदर भी सरकार आज भारतीय जनता पार्टी की बन ली, करीब पिछले 1 सवा महीने से हरियाणा प्रदेश के अंदर भी बन ली। अब कई आदमियों को वो चीज हजम नहीं हो रही कि वो बन भी ली, शपथ भी हो ली, मंत्रिमंडल भी हो गया, सेशन भी हो लिया, लेकिन कुछ आदमियों का है तो वो गुदड़ी के लाल अपने रजाई में पड़े रहेंगे घर बैठे बैठे, किंतु परंतु कयास मारे जाएंगे, बाहर फील्ड की उसको जांचते नहीं। खुद का उनको कुछ आदमियों को तो ये भी नहीं पता कि वो किस पार्टी के वोटर हैं, किसके समर्थक हैं। लगातार लंबे समय तक किसी एक व्यक्ति विशेष की बुराई करते रहेंगे, फिर उसी के दरबार में हाजिरी लगाते भी मिलते हैं वैसे आदमी। लेकिन वहां तो सरकार बन चुकी, उसमें विशेष रूप से मैं ये जिक्र तो नहीं करना चाहूंगा कि किसके बगैर किसकी बनी, लेकिन प्रजातांत्रिक देश है भारत, और प्रजातंत्र में जिसके पास संख्या बल ज्यादा होता है सरकार उसी की बनती है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई रणनीति ऐसी बनाई कि जिससे हर वर्ग का उसको साथ मिला, और जिस प्रकार की सीटें आई और परिणाम आया है, उससे जाहिर हो भी रहा है कि भाजपा की लोकप्रियता महाराष्ट्र के अंदर बढ़ी है और लोकप्रियता हरियाणा के अंदर बरकरार रही, तो तीसरी बार यहाँ भी रिपीट हुई, अब वहां भी रिपीट हो रही। एक नारा जो है हर किसी की जुबान पर चढ़ा, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। क्या इस नारे का प्रभाव रहा? इस नारे का प्रभाव विपक्ष ने तो इसको बनाया दूसरे प्रकार से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हित में कहीं न कहीं ये नारा निकला। आम वोटर तक इस नारे की गूंज इस चुनाव के अंदर तो कम से कम महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर जो चुनाव हुआ है वो काफी गहराई से वो नारा लोगों के दिलों में उतरा। डॉक्टर साहब, इस महाराष्ट्र की चर्चा हो रही है हर जगह झारखंड की चर्चा हो रही है, लेकिन वायनाड के ऊपर चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि 4 लाख से अधिक वोटों से प्रियंका गांधी ने जीत हासिल की है। राहुल गांधी का 3.5 लाख का मार्जिन था, उस मार्जिन को भी उन्होंने तोड़ दिया। बिल्कुल एक धमाकेदार जीत प्रियंका गांधी जी के मान सकते हैं, और भविष्य में कांग्रेस पार्टी के नेता तो वो पहले भी रही है, स्टार प्रचारकों में उनका नाम आता रहा है, लेकिन जिस प्रकार से आज वायनाड का चुनाव उन्होंने भारी बहुमत से और मेजोरिटी से जीत उन्होंने हासिल की है, वाकई काबिल तारीफ है। और हमारी टीम की तरफ से तो हम उनको भी शुभकामनाएं देते हैं और जीतने वाली हर पार्टी को शुभकामनाएं देते हैं। डॉक्टर साहब, पहले अनुमान लोग ये कह रहे थे कि मोदी को अगर कोई टक्कर देगा तो प्रियंका गांधी देगी, लेकिन हालांकि वो फ्लॉप रही। जब आज उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और इतनी बड़ी जीत हासिल की, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि आने वाले वक्त में विपक्ष का चेहरा प्रियंका गांधी होंगी? निश्चित रूप से हो सकती हैं। विपक्ष की राजनीति जो है वो कहीं न कहीं प्रियंका गांधी के इर्द गिर्द ही घूमेगी, क्योंकि राहुल गांधी जी ने 2-3 प्लान से लगातार जोर लगा रहे हैं। पार्टी थोड़ी सी उभरी तो है, लेकिन उस मुकाम तक नहीं जा पाई है। तो हो सकता है कि भविष्य की नेता कांग्रेस पार्टी जो है अपने प्रियंका गांधी जी को डिक्लेयर करें और सोचें कि भाई पार्टी में नई जान आ सकती है या नई ऊर्जा आ सकती है। कहीं न कहीं देश की जनता भी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की छवि प्रियंका गांधी के अंदर एक झलक तो जरूर दिखाई देती है। डॉक्टर साहब, एक चीज हमने देखी कि तमाम जो बड़े नेता थे वो अपनी मर्जी के साथ लगातार वायनाड में चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो क्या ये उसका भी प्रभाव हो कि इतनी ज्यादा मार्जिन से प्रियंका गांधी चुनाव जीती है? नहीं, वहां तो अपना
राहुल जी का अपना ठीक ठाक सिस्टम था और बाकी सरकार वहां थी। और पहले भी जब बुरा वक्त कांग्रेस का था तो जब अमेठी से भी राहुल जी चुनाव हार गए थे तो वायनाड ने ही जीत का सेहरा, जीत की पगड़ी राहुल जी के सिर पर रखी थी। और उसी भरोसे को वहां की जनता ने फिर से गांधी परिवार के ऊपर भरोसा कायम रखा है। तो आप जब प्रियंका गांधी संसद जाएगी तो क्या लोग कहते हैं कि उनमें इंदिरा गांधी की झलक दिखती है, क्या उनके भाषणों में वो चीज संसद में देखने को मिलेगी? धार तो उनके भाषणों में राहुल गांधी जी के भाषणों से कहीं कहीं ज्यादा है। और एक अच्छा वक्ता जब देश की पार्लियामेंट के अंदर जाएगा और उनका पहला चुनाव जिस धमाकेदार एंट्री जैसी इतने वोटों के मार्जिन से वो जीत के जा रही है तो अपना प्रभाव छोड़ने में वो जरूर कामयाब होंगे। क्या हम ये मान सकते हैं जब अब जब सेशन आएगा लोकसभा का तो उसमें एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा पक्ष और विपक्ष के बीच में? अच्छी डिबेट होगी, अच्छी बहस होगी, तर्क संगत होगी, सार्थक बहस होगी। और पार्टी की सीनियर लीडरों में से एक हैं, अच्छी वक्ता हैं और अच्छी वक्ता होने का वो सबूत कितना पेश कर पाएंगी वो तो आने वाला जो सत्र है उसके हिसाब से ही हम कह सकते हैं। फिर सर आज जो उपचुनाव के नतीजे सामने आए, जिसमें बात करें राजस्थान की बात करते हैं, हम यूपी की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं, कई स्टेटों के आज उपचुनाव के नतीजे आएंगे तो क्या कहेंगे आप? राजस्थान के अंदर जो 7 सीटों के ऊपर शायद उपचुनाव था, जहां तक मेरा अपना अंदाजा है, उसमें शायद भाजपा ने 5 सीटें जीती हैं, 1 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती है और 1 पे कोई अन्य पार्टी है। लेकिन राजस्थान के अंदर 3 जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें कहीं न कहीं एक अलग प्रकार का चुनाव परिणाम हुआ आया है, जिसमें एक तो आप खेमसर से मान करके देखिए, हनुमान बेनीवाल जी, उसकी एक अपनी अलग पार्टी है, अलग प्रकार की छवि है और किसानी के मुद्दे पे वो संघर्ष करते रहते हैं। पिछले लंबे समय से लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे, एमपी भी बने, एमएलए भी बने, उनके भाई भी पिछले चुनाव में बाई इलेक्शन में विधायक बने। पिछला जो करीब साल भर पहले जो चुनाव हुआ था उसमें 2000 वोटों के मामूली अंतर से हनुमान बेनीवाल जी चुनाव विधायक का जीते थे। फिर लोकसभा का चुनाव आया तो इंडिया अलायंस के तहत उन्होंने वो चुनाव लड़ा, एमपी बन गए, रिजाइन किया तो आज उन्होंने अपने धर्मपत्नी कनिका बेनीवाल को वहां से टिकट दी। लेकिन कनिका बेनीवाल अब के बार वो चुनाव वहां से हार गई। तो एक प्रकार से हनुमान बेनीवाल जी का जो गढ़ था खेमसर, वो गढ़ अब की बार टूटा है। इसी प्रकार का एक गढ़ के सेंटर में कोई मंत्री हैं उनके लड़के वहां से विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, वो चुनाव हार गए। और एक कांग्रेस पार्टी के एमपी हैं ओला ओला करके, उनका लड़का चुनाव कांग्रेस पार्टी से लड़ रहा था, वो भी चुनाव हार गए। तो 3 जो चुनाव परिणाम आए हैं वो अप्रत्याशित आए हैं। बाकी चुनाव परिणाम जो है भाजपा के पक्ष में तो आए ही हैं, जब 7 में से 5 सीटें उन्होंने जीती हैं और 1 सीट अन्य दल ने और 1 सीट कांग्रेस ने जीती। चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं सबको इंतजार था कि झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर क्या होगा, लेकिन तस्वीर पूरी तरीके से साफ है। महाराष्ट्र में जहां पर एनडीए सरकार, वहीं दूसरी तरफ झारखंड की बात करें तो वहां पर इंडिया अलायंस की सरकार वहां पर बनती हुई दिख रही है। इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए रक्षा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।